हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, बहुत दिनों से जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का कॉमर्स का हमने वीडियो इस चैनल पे नहीं डाला था। कुछ वीडियो स्टार्टिंग का हमने डाला था जो बेसिक वीडियोस थे, जो बेसिक अकाउंटिंग के वीडियोस थे। अब मुझे लग रहा है कि और वीडियो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार कमेंट सेक्शन में आ रहा है कि सर वीडियो डालिए। तो अब हम आज एक ऐसे सब्जेक्ट का वीडियो डालने जा रहे हैं और ये सीरीज़ लगातार चलेगा। कोशिश करेंगे कि 5-7 लेक्चर तो यूट्यूब पे डाल ही दें। बाकी एप्लीकेशन पे तो सारे लेक्चर अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप हमारे यहाँ कोर्सेज करना चाहते हैं, चूँकि यूट्यूब के पे कुछ क्लासेस आपको मिलेंगे, होल पूरा सिलेबस का क्लास, पूरा कंप्लीट सिलेबस का क्लास, उसका पीडीएफ नोट्स, उसका एमसीक्यू नोट्स, उसका टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, जो प्ले स्टोर में मिलेगा। तो प्ले स्टोर में CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर जैसे जैसे सबमिट कीजिएगा, आपके पास पूरा एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कीजिए। एक डिटेल का कॉलम खुलेगा जिसमें आपका अपना पर्सनल डिटेल मांगेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, स्टेट, ये सब भर के सबमिट कर दीजिएगा। कैटेगरी चुनने का ऑप्शन उसके बाद आता है। कैटेगरी में आपको जेएसएससी जेपीएससी कैटेगरी चुनना है। और आप अगर वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं हमारे पास, तो पेड वीडियो कोर्स में चले जाइएगा। और पीडीएफ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो पेड पीडीएफ कोर्स में चले जाइए। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी वे में वहाँ रखा हुआ है सब कुछ। जैसे सीजीएल टेक्निकल का हमारे यहाँ पीडीएफ भी आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ प्रिंटेबल नहीं होगा, 500 पीडीएफ का प्राइस है, वो आप पढ़ सकते हो। प्रिंटेबल नहीं है। प्रिंट करने के लिए आप प्रिंटेबल लेने के लिए आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा, यहीं से हम प्रिंट करके आपके एड्रेस में भेज देंगे। हमारे यहाँ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों का क्लास चल रहा है, जो कि ये जो सिलेबस है, ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो टेक्निकल पेपर का है, यानी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का है। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे आपको पीटी और मेंस के जो जीके जीएस के सिलेबस है, वो पूरा पीटी और मेंस का पीवाईक्यू हम लोग 3200 पीवाईक्यू निकाल के रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक जेएसएससी पूछा है, वो 3200 क्वेश्चन है, और वो 3200 क्वेश्चन करवा देंगे, आपके लिए इनफ हो जाएगा। पीटी का टेंशन नहीं लेना, किसी को चिंता नहीं करना। इसी चैनल पे कंटिन्यूस स्टार्ट करने वाले हैं। पीटी का लगभग सिलेबस जो झारखंड जीके है, या झारखंड हिस्ट्री है, झारखंड ज्योग्राफी है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट हमारे पास पीवाईक्यू है। सिर्फ पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी मैच कर जाएंगे, और वो चूंकि क्वालिफाइंग पेपर है तो ज़्यादा लोड लेना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, क्लास 1। ये पहला क्लास है इनकम टैक्स का। और इनकम टैक्स होता क्या है, बहुत कंफ्यूजन वाला पेपर है। जब आप ये पेपर को पढ़ रहे थे तो कुछ लोगों को बहुत मजा आता है इस पेपर को पढ़ने में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पेपर के नाम से डरते हैं, नहीं बोलते, थर थर कांपते हैं। लेकिन ऐसा पेपर है नहीं, बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड है। सही तरीके से पढ़ना अगर हम शुरू करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पेपर है इनकम टैक्स। मज़ा आता है इनकम टैक्स पढ़ने में, बट आप अगर प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स से डर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स आपसे डरेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इनकम टैक्स के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। साथ ही साथ पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स का, इनकम किसे बोलेंगे भाई, किस पर टैक्स लगाएंगे, क्या हेडिंग है, कितने तरह के इनकम होते हैं, इनकम को कितने कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर रखे हैं इनकम टैक्स लगाने के लिए। फिर आपको पढ़ेंगे चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स चार्ज कैसे करते हैं। ये सारे इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और जो भी करना है कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की हिस्ट्री की। भारत जैसा देश एक ऐसा देश था जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता था। हाँ, टैक्सेस तो शुरू से हैं, टैक्सेस भारत में शुरुआत से है। पहले जजिया कर लगता था, उससे पहले मतलब जो जैसे राजा आया उस हिसाब से जनता से वो कर लेता था। लेकिन ये कर इनकम के ऊपर नहीं होता था। ये कर होता था कि आप अनाज, भैया आप अनाज उत्पादन कीजिए नहीं कीजिए, कर आपको देना पड़ेगा। लेकिन पहली बार इनकम के ऊपर कि भैया आय कमाइएगा तब टैक्स देना है। जैसे आज कोई व्यक्ति आय नहीं कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स का इतिहास तो सदियों से रहा है, जब से राज्य साम्राज्य रहा है तब से टैक्स सिस्टम रहा है कि आप कमाएं तो आप उसमें से कुछ हिस्सा दीजिए। लेकिन वो इनकम के ऊपर नहीं था, वो है कि आपको एकदम फिक्स कर दिया गया कितना आपको देना पड़ेगा। तो खैर हम उस इतिहास में नहीं जाते हैं, जो राजा महाराजा के समय में कर लगते थे उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, यानी पहली बार कब ऐसा हुआ कि इनकम के ऊपर टैक्स लगने लगा। जब हम कमाई गए तो टैक्स लगेगा। अब सवाल है कि अभी ये भी हम पूछेंगे आपसे कि इनकम किसको कहते हैं, इनकम का मतलब क्या होता है, पहले ये तो जाने। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था
1860 में। कब लगाया गया था? 1860 में सबसे पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था 1860 में। याद रखिएगा, पहला इनकम टैक्स लगा था 1860 में। क्यों लगा था और कौन लगा दिया था? तो याद रखिएगा, 1860 से 3 साल पहले चले जाइए, 1857 याद आता होगा। 1857 सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति। आप इतिहास में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, कि 1857 में हुआ क्या था। तो जो 1857 में पूरा क्रांति आया था, उसके कारण जो नुकसान हो गया था अंग्रेजों को, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों को जो 1857 की क्रांति के कारण नुकसान हो गया था, उस नुकसान की भरपाई के लिए पहली बार 1860 में लाया गया था इनकम टैक्स। याद रखिएगा, 1860 में पहली बार लाया था गया था इनकम टैक्स। 1860 में क्यों लाया गया था? कि 1857 की क्रांति में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए लाया गया था पहली बार इनकम टैक्स। याद रखिएगा, 1860 में। अंग्रेजों के जमाने में कौन लाया था भाई? तो जेम्स विल्सन नाम था जिस व्यक्ति का। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। एक अंग्रेज था जेम्स विल्सन, जिसने पहली बार 1857 के क्रांति के कारण हुए हानि की भरपाई के लिए पहली बार 1860 में इनकम टैक्स लगाया था, आय कर लगाया था। ध्यान रखिएगा, उससे पहले भी कर व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि नहीं था। उससे पहले भी कर व्यवस्था थी, राजाओं के अपने कर होते थे, लेकिन हम इनकम के ऊपर, वो कर इनकम के ऊपर नहीं था। वो है कि आप अनाज उत्पादन किए तो देना पड़ेगा, और नहीं उत्पादन किए तो भी फिक्स कर देता था अंग्रेज कि भैया तुम उत्पादन करो ना करो, तुमको इतना देना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि अर्निंग करेंगे देन आपको देना है, पैसा कमाओगे तो देना है, नहीं कमाओगे नहीं देना है। तो ऐसी टैक्स सिस्टम, ऐसा कर व्यवस्था पहली बार 1860 में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? 1857 की क्रांति से हुए लॉस की भरपाई के लिए। कौन लगाया था? जेम्स विल्सन। याद रखिएगा, जेम्स विल्सन। इंग्लिश में ही लिख दो, क्या लिख दे रहे हैं? जेम्स विल्सन। याद रखिएगा, कौन व्यक्ति है? जेम्स विल्सन, जिसने पहली बार 1860 में इनकम टैक्स लगाया। क्यों लगाया वो भी आपको बता दिया। अब सवाल है सर, इनकम टैक्स आप जो यहाँ लिखे हैं सर, इनकम टैक्स, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1860 में लगा, बाद में इसका में बहुत परिवर्तन होता रहा, जैसे जैसे अंग्रेजों को कुछ कमियां लगने लगी, इसको चेंज करते। चेंज, जब हम किसी कानून को चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब हम चेंज करते हैं किसी कानून का तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर से कानून को बदल देना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, संशोधन। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। ये तो इस कानून में संशोधन किया गया बाद में। तो संशोधन करके 1922 में एक बड़ा संशोधन हुआ था, इसलिए इस कानून को 1922 के नाम से भी हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 है। तो 2022 का मतलब है कि अब 1922 में एक बड़े संशोधन हुआ था, बड़ा परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसका इनकम टैक्स को 1922 का कानून भी बोलते हैं। यही कानून था अंग्रेज आज़ादी के समय। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो भारत में हम अंग्रेजों का कानून क्यों, जब अंग्रेज का कोई चीज़ यूज नहीं कर रहे थे तो कानून भी बदल दिए। तो हम लोग आज़ादी के बाद पहला कानून आया 1961 में। पूछेगा कि भारत में आज़ादी के बाद पहला इनकम टैक्स का कानून 1961 में, उससे पहले 1922 था, उससे सबसे पहले था 1860। ऐसा नहीं कि 1860 के बाद 1922 में ही बदलाव हुआ है, थोड़ा थोड़ा बदलाव होता चला गया, लेकिन जब मेजर बदलाव होता है तो कानून बदल जाता है, तब हम मेजर बदलाव को याद रखते हैं। तो 1860 से थोड़ा थोड़े परिवर्तन होते होते बड़े बदलाव हुआ था 1922 में, और फिर जब हम आज़ाद हुए तो हम इस कानून को धजिया उड़ा दिए और नया कानून बना दिया 1961 में। तो भारत में इनकम टैक्स आज़ादी के बाद पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना है, और अभी तक यही कानून है। आज़ादी के बाद पहली बार भारत में इनकम टैक्स का अपना कानून बना, हमारा अपना कानून बना 1961 में, और आज तक यही कानून भारत में लागू है। 1961 इनकम टैक्स एक्ट, याद रखिएगा, 1961 इनकम टैक्स एक्ट, आज भी यही एक्ट लागू है। हाँ, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन कानून ओरिजिनल यही है। आज भी भारत में इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लागू है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले 1860 था। तो मुझे अब ये समझना है, ये तो समझ में आ गया कि सर पहली बार क्यों लगाया गया था, कब लगाया गया था, कौन लगाया था, उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ, आज़ादी के बाद कब बना 1961, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको ये समझना है कि इनकम किसे कहेंगे? बताइए, इनकम किसको बोलेंगे? किसके ऊपर टैक्स लगा दीजिएगा आप? चलिए हम आपसे पूछते हैं, 5,000 रुपये हम कमाए, कमा के पैसा बैंक में रख दिए, पैसा बैंक में रख दिए, और फिर 10 साल बाद हमको पैसा 10,000 रुपये रखे थे और मिल मिल गया हमको 10 साल बाद 20,000, तो इनकम कितना हो गया?
क्या 20,000 इनकम है? या जो मेरा पैसा मूल था उसको छोड़ के जो 10,000 ब्याज मिला वो इनकम है? आखिर इनकम हम बोलेंगे किसको? किसी को हम कर्ज दिए थे 10 लाख रुपए, आज कर्ज वापस कर दिया तो 10 लाख मेरे पास आया, क्या हम इसको इनकम मान लें? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकम का डेफिनेशन क्या है भाई। और मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि भैया इनकम का ऐसा ऐसा नाम है, ऐसा ऐसा सोर्स है कि कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता। बट हम लोग इतना तो समझते हैं कि इनकम का मतलब है आउटसाइडर से आना चाहिए। ठीक है, मेरा पैसा अगर हमने किसी को कर्ज दिया और वही पैसा मेरे पास आ रहा है तो ये मेरा इनकम नहीं है। लेकिन अगर हमने 10 लाख दिया था और उससे हम ब्याज कमा रहे हैं तो ये मेरा इनकम है ना। यानी अगर हमारा ओरिजिनल पैसा मेरे पास आता है तो इनकम नहीं है। लेकिन अगर हम 10 लाख दिए और वो हमको 12 लाख दे रहा है तो 2 लाख तो मेरा इनकम है ना। तो हमको इनकम के बारे में समझना पड़ेगा। और जब तक हम इनकम के बारे में नहीं समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट समझ ही नहीं पाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट समझने के लिए जरूरी है कि व्हाट इज इनकम, इनकम क्या है, आय किसे कहेंगे आप। और सवाल है कि आय जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इनकम टैक्स लगाने के लिए एक व्यक्ति के इनकम को 5 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 हेड ऑफ इनकम। आय के 5 शीर्षक होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 5 हेड हैं। तो सबसे पहले आप इनकम को समझिए कि ये इनकम है या नहीं है। अगर है तो ये पांचों में से कहाँ जाएगा, इसे कहाँ पे टैक्स लगाएंगे, इसे कौन सा इनकम मानेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है, जो हम लोग इस पूरे पीडीएफ में देखेंगे कि इनकम क्या है। और हम लोग पूरा जब कंप्लीट पीडीएफ करेंगे तो देखिएगा पूरा चीज आएगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स। भारत में आयकर लगाने और वसूलने, अच्छा भारत में इनकम टैक्स क्या है, सेंट्रल टैक्स है। भारत में इनकम टैक्स क्या है, सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है सीबीडीटी, सीबीडीटी डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। वित्त मंत्रालय के नीचे एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है सीबीडीटी, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस वो डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, इनकम टैक्स उसके अंडर काम करता है। तो याद रखिएगा भारत में इनकम टैक्स लगाने के लिए जिस डिपार्टमेंट को जिम्मा दिया गया है वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर काम करता है। उसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर इनकम टैक्स काम करता है। तो याद रखिएगा। और ये सेंट्रल टैक्स है, मतलब भारत सरकार इसको लगाएगी भी और भारत सरकार वसूलेगी भी। इसमें राज्य सरकार का चवन्नी भी हिस्सा नहीं होता है। इसमें राज्य सरकार को कुछ नहीं मिलता है। सारा का सारा वसूलने का और लागू करने का पूरा जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, भारत सरकार का होता है। ये बात समझ गए कि भारत सरकार ही पूरा का, देखिए यहाँ लिखा है इनकम टैक्स 1912, देखिए 22 बताया ना, 1922 वाला इनकम टैक्स को बदल के क्या बनाया गया, 1961 बनाया गया, जो कि 1 अप्रैल 1962 से लागू है। ध्यान रखिएगा, हम 1961 में कानून बनाए और लागू कब है, पूछेगा लागू कब है, अप्लाई कब है, तो अप्लाई है 1 अप्रैल 1962 से। 1 अप्रैल 1962 से अप्लाई है पूरे भारत में। याद रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब चूंकि 370 हट गया तो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का था वो हट गया, तो ये अभी भी अप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा कि 1961 में बन के आया था कानून और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 से। और ये जो 1961 का कानून बना था किसको रिप्लेस करके बना था, 1922 को, 1922 के कानून को खत्म करके नया कानून बनाया गया था। यहाँ तक आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम जो बता रहे थे वही है, प्राचीन काल में बात कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में बोलता है कि राजाओं द्वारा कृषि और व्यापार कर वसूला जाता था। सब राजा टैक्स वसूलता था एग्रीकल्चर पर, कोई बिजनेस पर। लेकिन 1860 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा लगाया गया इनकम टैक्स। क्यों लगाया गया, यहाँ देखिए लिखा है 1857 के विद्रोह के नुकसान की भरपाई के लिए जेम्स विल्सन द्वारा लागू किया गया था पहली बार इनकम टैक्स 1860 में। अब सवाल है कि 1860 के बाद क्या कब बदला, तो देखिए 1860 के बाद, 1860 में जब बना फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ 1886 में, फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ 1918 में, और लास्ट में जो था 1922 था, और इसके बाद सीधा 1961 में बन गया। जो हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ादी के समय में मॉडर्न में 1961 में बन गया। और इसको कौन कंट्रोल करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। अभी बता चुके आपको, हम लगभग चीज़ आपको पहले डिस्कस कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर देखेंगे एकदम जर्नी, इसको कितने अच्छे तरीके से पीपीटी में आपको जर्नी समझाएं कि कहाँ से हम प्राचीन काल से लेके ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल के बाद मध्यवर्ती अधिनियम, और फिर अभी मॉडर्न एज में क्या हो रहा है, ये पूरा एकदम सीक्वेंस में आपको समझा रहे हैं। इस तरह से अगर टैक्स पढ़ेंगे ना, टैक्स डरेगा नहीं, टैक्स से आप नहीं डरिएगा, टैक्स आपसे डरेगा, है ना। डर के आप नहीं भागिएगा, टैक्स भागेगा। अब बोलता है कि इनकम टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो भाई इनकम टैक्स अगर लगाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट ये है कि सरकार का आमदनी बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट, सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना।
गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार को टैक्स के जरिए अच्छा रेवेन्यू मिलता है। दूसरा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, टैक्स लेने से बहुत सारे फायदे हैं। टैक्स लेने से पहला सरकार को पूछेगा कि इनकम टैक्स का फायदा क्यों क्यों लगाया जा रहा है, क्या कारण है टैक्स लगाने का, क्या सरकार हम पर जबरदस्ती टैक्स थोप देगी और हम दे देंगे, क्यों हमसे लगा ले रही है टैक्स। हम तो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं ना जी, हम जनता है, हम सरकार को बैठाएं, तो पूरे देश की जनता क्यों नहीं विरोध कर रही है। एक आंदोलन इसके लिए भी किया जाए। बहुत आंदोलन हो गया, नीट जेईआर पेपर लीक है, एक आंदोलन हो कि इनकम टैक्स नहीं देंगे। भाई जब आप समझेंगे कि इनकम टैक्स आपसे सरकार क्यों लेती है और क्यों जरूरी है इनकम टैक्स लेना, अगर आप समझ पाएंगे तो आंदोलन चुपचाप छोड़ दीजिएगा। इसलिए इनकम टैक्स सरकार को जबरदस्ती नहीं ले रही है। इनकम टैक्स से सरकार का पहला गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। अगर सरकार नहीं कमाएगी तो रोड कैसे बनेंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेगा, स्कूल कैसे बनेंगे, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती है वो कैसे मिलेंगे। सरकार को टैक्सेस चाहिए ना आपसे। तो सरकार ये बोल रही है कि एक लिमिट से ज़्यादा कमाओगे तब ना टैक्स देना है, ये थोड़ी बोल रही है कि 5,000 कमाओगे तो टैक्स देना है। सरकार अभी लिमिट कर दी, अभी प्रेजेंट टाइम में बोलती है 10 लाख से अगर आपका इनकम, एनुअल इनकम, सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना है। अगर आप 10 लाख से कम कमाते हैं, कौन मांगने जा रहा है आपसे टैक्स। कमाइए, खाइए, मस्त रहिए। लेकिन अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा कमा लिया, मतलब आप सुपर रिच हो रहे हैं, तो सुपर रिच अगर हो रहे हैं भाई तो थोड़ा सरकार टैक्स से आपसे लेगी। यानी हमारे यहाँ सिस्टम है सुपर रिच सुपर टैक्स, सुपर रिच सुपर टैक्स। जैसे कमाते जाएंगे, जैसे जैसे कमाई एक लिमिट से बढ़ती जाएगी, आपके टैक्स के रेट भी बढ़ते चले जाएंगे और आपको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यही है, तो पहला सरकार का इनकम है। दूसरा, आय आय की असमानता कम होती है। आय की असमानता का मतलब, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह के लोग हैं, कुछ लोगों के पास खूब रुपया है और कुछ के पास कम है, ऐसे है बस। यही है भारत का दुर्दशा। इसको हम ऐसे समझा देते थोड़ा सा। ये रिच पीपल है और ये पुअर पीपल है। ये अमीरों का स्थिति ये है, गरीबों का स्थिति ये है। भारत सरकार चाहती है कि समान हो सब, अमीर गरीब सब समान हो। क्या करे सरकार, तो क्या कर सकती है सरकार, बोलती है अच्छा ज़्यादा कमा रहे थे, इससे वसूलती है टैक्स, और ये टैक्स इसको देती है, इसको देती है, गरीबों को देती है। इससे वसूलती है, गरीबों को देती है, ताकि देखो बराबर हो जाएगा ना। तो इसको ये देती है, उसको किस नाम से हम जानते हैं, सब्सिडी। सब्सिडी देती है। जो अमीरों से टैक्स सरकार वसूलती है वो पैसा उठा के गरीबों को सब्सिडी देती है। अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, और इसे काट ही रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज में समानता आ जाएगी, हर व्यक्ति आय के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसको सब्सिडी मिलता है वो काम ही नहीं करता है, कोढ़िया हो जाता है। सब सरकार दे ही रहा है, चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, तेल दे रहा है, घर बना के दे रहा है, हॉस्पिटल में इलाज का 5 लाख रुपया दे दे रहा है, बाथरूम बना के दे रहा है, बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है, सब खर्चा तो सरकार दे ही रहा है। तो हम काहे ला खटेंगे रे भैया। हम तो आए हैं ऐश करने के लिए, ताश खेलेंगे, मस्त जिंदगी काटेंगे, टेंशन फ्री। ये लोग जो सोच वाले लोग हैं, इसलिए याद रखें भारत गरीब नहीं है, सोच गरीब है जहाँ ये समस्याएं हैं। क्योंकि भारत सरकार तो मदद कर रही है इसको, इसको ये पुश कर रही है इसको गवर्नमेंट की, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ग्रो करो, तुम आगे बढ़ो। हालांकि व्यवस्थाएं भी बहुत खराब चीज़ है, सरकारी व्यवस्था हम लोगों को आगे बढ़ने में रोकती है और अमीरों से टैक्स लेती है। सरकार का ये पर्पस है कि जितना अमीर कमा रहा है उसे टैक्सेस लो और वो पैसा गरीबों को दो, ताकि वो गरीब जो है आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। और एक समय ऐसा आएगा जब समाज में हम आय की समानता, इनकम इक्वालिटी की तरफ चले जाएंगे। और यही सरकार का मेन पर्पस है कि हम लोगों को जो इनकम टैक्स लगाना है वो आय की समानता के ऊपर लगाना है। लेकिन अभी क्या है, असमानता है। अभी किसी के पास खूब रुपया है तो किसी के पास है ही नहीं। तो जो इनकम का इक्वालिटी है वो करना गवर्नमेंट का मेन पर्पस है। इसलिए जो कमाने वाले लोग हैं उनसे टैक्स वसूलती है, जो कम कमाने वाले उनको देती है सब्सिडी के तौर पर। ठीक है, तुमको घर बना के देते हैं, बाथरूम, तो हमारे बच्चे का पढ़ाई इलाज सब हम कर देंगे, सब सरकार कर रही है। और जो अमीर आदमी उसका कुछ भी सरकार नहीं कर रही। तो अमीरों से पैसा लेके और गरीबों को देना, यही सरकार का मेन पर्पस है, ताकि समाज में क्या हो सके, असमानता कम हो सके। जो समाज में असमानता है वो कम हो जाए और हर व्यक्ति अमीर बने, हर व्यक्ति के पास पैसा है। तीसरा क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बताइए, अगर सरकार टैक्स लेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स लेगी सरकार तो उस टैक्स के पैसे से रोड बनाएगी, पुल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, तो डेवलपमेंट होगा। अगर ये सब सारा चीज़ आपके पास बन जाए तो बढ़िया हॉस्पिटल है, रोड है ना, उसके बाद स्कूल बढ़िया है, तो डेवलपमेंट हो गया, शहर बन गया वो। तो सरकार शहर बनाने के लिए क्या करेगी, उसको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसके लिए सरकार टैक्स लेती है। और देख लीजिए, कर चोरी और काले धन को कंट्रोल करने के लिए भी टैक्स लेती है। अगर कोई आदमी खूब कमा रहा है, खूब बचा के रख रहा है, तो सरकार बोलती है कि भैया तुम अपना इनकम साल भर में जो कमाए उसको डिस्प्ले करो, बताओ हम कितना कमाए। तो अगर हम हर साल अपने इनकम को डिस्प्ले करते हैं तो क्या ब्लैक मनी हो पाएगा,
काला धन हो पाएगा? हालांकि होता है, बहुत लोग डिस्प्ले करता कुछ और है, होता कुछ और है, पेटी का पेटी रखा हुआ है लेकिन डिस्प्ले नहीं करता है, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन सरकार ये मानती है कि अगर हर साल आदमी ईमानदारी से दिखा देगा तो उसका पैसा ब्लैक होगा ही नहीं, वो पैसा तो वाइट हो जाता है, सरकार के नज़र में वो पैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत करते हैं, पैसा को रख देते हैं कैश में, कैश के फॉर्म में रख के उसको। अच्छा, ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी काला होता है? नहीं, ब्लैक मनी का मतलब ऐसा पैसा जो आपने कमाया लेकिन उसके ऊपर आप टैक्स नहीं दिए, ऐसा पैसा जो आपने कमाया लेकिन उसके ऊपर आप टैक्स नहीं दिए, जिस दिन उसके ऊपर टैक्स दे दीजिएगा वाइट हो जाएगा वो। तो ब्लैक मनी का मतलब ऐसा इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स पे ही नहीं किया, आप कमाए, आपका इनकम बना लेकिन आप टैक्स नहीं पे किए, तो इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पकड़ा जाएगा तो इसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज मनी, ऐसा पैसा जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा किसका है, तो वैसे पैसे के ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पैसा ऐसा है जिसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं किए, तो आप पे कर दीजिए, कोई पाप नहीं है ब्लैक मनी। अगर पकड़ा गए तो पे करके आप अपना बाकी पैसा ले जा सकते हैं कि सर गलती हो गई, हमको नहीं समझ में आ रहा था, हमसे आप जो टैक्स बनता है वो ले लीजिए, फाइन भी ले लीजिए, मेरा पैसा सेव कर दीजिए और हमको छोड़ दीजिए, तो आपको छोड़ भी देगा। अपने से जाइएगा तब, और छापा मार के निकालेगा तब तो धर लेगा। और मेंटेन इनकम रिकॉर्ड, लोगों के इनकम की जानकारी भी सरकार रखती है कि कौन कितना कमा रहा है, कहाँ पे कितना इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या है, उसके लिए भी सरकार इनकम टैक्स लगाती है, ताकि हर व्यक्ति अपना पूरा इनकम का ब्यौरा एक साल का सरकार को सबमिट कर दे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सारे के सारे समझ में आ गए फायदे, सरकार टैक्सेस क्यों लगाती है, क्यों जरूरत है टैक्स का पैसा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक होता है प्रीवियस ईयर सेक्शन, प्रीवियस ईयर के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर के बारे में लिखा है सेक्शन 3 में, याद रखिएगा, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर के बारे में लिखा है। और एक होता है असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के धारा 2 उपधारा 9 में ये बात लिखा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है तो याद रखिएगा, फिर बता रहे, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इस साल हम टैक्स पे करते हैं, और जिस साल का टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। नहीं समझ में आया होगा, ठीक से समझिए। सतीश कुमार 1/4/2025 से लेके 31/3/2026 तक कमाए, पूरा हुमच के कमाए, जितना क्षमता था उतना कमाए, सरकार कोई टोकने नहीं आई, पूछने नहीं आई कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, कुछ पूछने। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक रगड़ के कमाए, खाता बंद कर दिए। जब बंद कर दिए तब ना मेरा इनकम का पता चला, अभी तो हमको इनकम नहीं पता चला, तब हमको क्या, कब मेरा इनकम पता चलेगा? साल भर कमाने दी सरकार के, घुमच के कमाओ जितना कमाना। 31 मार्च के बाद सरकार मेरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कुछ देखेगी, तो बैलेंस शीट देखने के बाद हमको पता चला यहाँ कि हम कमाए हैं, हमने 13 लाख कमाया। तो भैया 13 लाख कमाए तो 10 लाख छूट है, अब 3 लाख के ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो 3 लाख के ऊपर हम टैक्स देंगे। कब देंगे बताइए? कमा तो लिए, खत्म हो गया 31 मार्च, अब हम टैक्स कब देंगे? तो हमको टैक्स देने का टाइम है 1/4/2026 से लेके, ठीक है, 31/3, वैसे 3 तक नहीं रहता है, 2027 लेट फाइन के साथ आप दे सकते हैं। मतलब पिछले साल के कमाई के ऊपर अगले साल टैक्स दिया जाता है। अब इस साल जो कमाएंगे उसका ऊपर अगले साल टैक्स जाएगा। तो जिस साल की कमाई होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस पर टैक्स भरते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमेशा याद रखना है, असेसमेंट ईयर मतलब अभी का समय, और प्रीवियस मतलब पिछला साल। जिस साल का हम टैक्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं, जिस साल का टैक्स दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल में टैक्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट। जैसे अभी एग्जांपल लीजिए, अभी सबसे अच्छा एग्जांपल ये ना, 25-26 में हम कमाए, सरकार हमको एक दिन में पूछने नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं पूछा क्या कमा रहे क्या नहीं, हमने पूरा कमाया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया। जब हमको पता चला हम तो 13 लाख कमा लिए, तो 3 लाख के ऊपर तो टैक्स बनता है, 10 लाख तक तो छूट है, तो 3 लाख के ऊपर टैक्स बनता है, तब हम टैक्स देंगे कब? खत्म तो हो गया, 31 मार्च को न होता है, तो खत्म हो गया मेरा। तो टैक्स देने के लिए अगले साल आपको देना है। तो हमेशा ये नियम है कि इस साल कमाइए, उसका टैक्स अगले साल दीजिए, अगला साल जो कमाइएगा उसका टैक्स अगले साल दीजिएगा, तो हमेशा आगे होता है। तो आप 31 मार्च को खाता बंद करके कमा लिए, और इस साल का टैक्स आप कब दे रहे हैं? 26-27 में दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये हो गया असेसमेंट ईयर या करेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल उस टैक्स का असेसमेंट किया जा रहा है, यानी हम कमाए यहाँ पे लेकिन मूल्यांकन यहाँ पे हो रहा है कि हम कितना कमाए, कितना टैक्स बनता है, कितना छूट मिला, सब कुछ यहाँ हो रहा है। तो जिस साल उसका मूल्यांकन हो रहा है, एसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी बोल सकते हैं जिस साल आप टैक्स पे करते हैं
उस साल को असेसमेंट ईयर, और जिस साल का टैक्स पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही बात यहाँ लिखा है, पढ़िए। देखिए, जिस वर्ष आय पर कर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। और जिस साल, देखिए ना, जिस वर्ष वित्तीय वर्ष में आय अर्जित किया जाता है, पैसा हम कमाए इस साल, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर। पैसा जिस साल कमाएंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स देंगे वो असेसमेंट ईयर। जिस साल पैसा कमाएंगे प्रीवियस ईयर, जिस साल टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर। अभी देखिए 25-26 इनकम अर्न किए, ये हम एग्जाम्पल भी सेम दिया है, 25-26, और इसका टैक्स हम देंगे 26-27 में, ठीक है। इनकम टैक्स क्या करेंगे, 26-27 में पे करेंगे। तो 25-26 के इनकम के ऊपर 26-27 में पे कीजिए, 26-27 के इनकम के ऊपर 27-28 में पे कीजिए, 27-28 के इनकम के ऊपर 28-29 में पे कीजिए, 28-29 के इनकम पर 30-31 में पे कीजिए, यही चलता है। इसी तरह से प्रीवियस असेसमेंट, प्रीवियस असेसमेंट, प्रीवियस वाला के ऊपर ही हम असेसमेंट ईयर करके टैक्सेस पे करेंगे। याद रहेगा यहाँ तक, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक क्लास और हम लोग लेंगे इस पूरे पीडीएफ में, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम लोगों को अगले क्लास में, अगला लेक्चर जो लेक्चर 2 जाएगा, वहाँ पे अब हमको बताएंगे कि टैक्स कौन देता है, पर्सन। बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है टैक्स खाली आदमी देता है, नहीं, टैक्स पर्सन देता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन का डेफिनेशन क्या है, किसको पर्सन बोलेंगे, हु इज पर्सन, कौन टैक्स देगा, कौन लाइबल है टैक्स के लिए। तो देखिए सारे लोग लाइबल हैं टैक्स के लिए, तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। हम ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इनकम टैक्स पे करने का। क्या केवल रमेश, महेश, गणेश हम लोग जैसा आदमी है इनकम टैक्स पे करेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं करेगा, कंपनी नहीं करेगा, फॉर्म नहीं करेगा, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं करेगा, लोकल अथॉरिटी नहीं करेगी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं करेगा क्या। हाँ, ये सब हम लोग सब देखेंगे पर्सन के अंदर कौन है। फिर ये देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे, कि कब हम इनकम टैक्स इंडिया में पे करेंगे और कब हम इनकम टैक्स आउटसाइड ऑफ इंडिया पे करेंगे। ये दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार है। हो सकता है एक क्लास इसी पीडीएफ में लग जाए, यही टेबल में लग जाए, एक क्लास पूरा डिटेल इसी में लग जाए, कोई बात नहीं, लगेगा लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे जीरो से लेके हीरो बनने तक का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें इंतज़ार होता है आपके कमेंट का। आप अच्छा हो बुरा हो जरूर कमेंट कीजिए, आप अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए, तो उससे हम लोगों को नहीं बोलते पावर बूस्टर है वो। जब अच्छा कमेंट आता है तो लगता है कि कुछ अच्छा करना चाहिए, और अगर खराब भी आता है तो फिर अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता होती है, कि लगता है कि यहाँ चेंज करने की जरूरत है, तो हम लोग जरूर सुधारेंगे। कि कोई कोई अपने आप में बहुत कुछ ज्ञानी नहीं हो सकता, कुछ कमी उसके अंदर होती है। तो सामने वाला अगर फ्री में मेरी कमी बता दे रहा है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो जरूर कमेंट में दिखाइए। जय हिंद।